ऋतु, मार्च का महीना बहुत डरावना होता है। या तो एग्जाम फोबिया ट्रिगर हो जाता है, स्कूल कॉलेज पास करने के कई साल बाद भी लोगों को डरावने सपने आते हैं एग्जाम्स के। नहीं तो फिर किशोरदा का गाना याद आता है, जय गोविंदम जय गोपालम पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। इसलिए आई थॉट कि आज माइंड बॉडी मनी के इस एपिसोड में मैं अपने तीनों एक्सपर्ट्स में से आप ही से बात करूं अबाउट मार्च, टैक्स फाइलिंग एंड टैक्स प्लानिंग। This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. जरूर। मार्च मनी, आई थिंक, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट द एम इज द कॉमन इन द टू ऑफ देम. So yeah, actually you're quite right, Ria, कि मतलब बचपन से March has been about exams, and while you're working, March has always been about filing taxes and giving the declaration to the HR, etc., etc., जिसके लिए हमेशा लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ चिक चिक हो रही होती है. So हाँ, मार्च का महीना डरावना होता है. इसलिए मुझे ये लगता है कि सबको मार्च तक इंतजार नहीं करना चाहिए. In fact, that brings me to my very first question. You have preempted it कि मैं भी सोच रही थी कि थोड़ा बस निकलने के बाद उसके पीछे भागने वाली फीलिंग नहीं आती कि मार्च इज इट द राइट मंथ टैक्स प्लानिंग करने के लिए? बिल्कुल, लाइक योर अर्लियर एग्जाम्पल कि एग्जाम का टाइम, तो एग्जाम के टाइम पे मार्च का महीना इसलिए इतना डरावना लगता है क्योंकि पहले तो कभी पढ़ाई की नहीं. तो मार्च में आप दौड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं सिलेबस, तो ऑब्वियसली फिर नंबर अच्छे आने नहीं वाले हैं. इसी तरीके से अगर आप टैक्स की भी प्लानिंग मार्च के महीने में दौड़ दौड़ के करेंगे तो शायद मतलब नंबर अच्छे नहीं आएंगे वहां. So ideally, therefore, on a serious note, ideally, tax planning should also be looked at much earlier than March. Typically, सबकी तनख्वाहें, if you're working, then typically a lot of salary revisions and stuff like that. ये सब चीजें आपकी अप्रैल में होती हैं. अप्रैल में आपको इंक्रीमेंट जी. मिलता है, आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आपको पूरे साल में कितना इनकम आएगा इसका अंदाजा आपको एक्चुअली अप्रैल में लग जाता है, विच इज फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग. जी. तो अगर आप उस समय अपनी टैक्स प्लानिंग करें तो आपके लिए मार्च का महीना उतना तकलीफ दे नहीं होगा. एंड द टैक्स प्लानिंग जो आप कर रहे हैं, वो टैक्स प्लानिंग कैन बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड नॉट टैक्स प्लानिंग कि मुझे टैक्स हम्म. मुझे टैक्स बचाना है. वो आपका मेन मुद्दा नहीं रह जाता है, बिकॉज जब आप मार्च में कर रहे होते हो तो अब आपको टैक्स बचाना है और आपको वो डिक्लेरेशन देना है एचआर में, आपका खाली वहीं तक दिमाग चलता है. बट अगर आप अप्रैल में सोच के कि जब आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, इंक्रीमेंट मिला है, आपके पास पूरा साल है, तो आप उसको एक फाइनेंशियल प्लानिंग की तरह कर सकते हो, जहां आप सोच सकते हो कि एक्चुअली टैक्स बचाना इज वन पार्ट, बाकी ये मेरे पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग में ये फिट होना चाहिए. जो भी मैं टैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगी, ये मेरे पूरे फाइनेंशियल प्लान में फिट होना चाहिए. ऐसे करके आपको सोचने का लेट्स से लग्जरी और लिबर्टी तभी होगा अगर आप लास्ट मिनट में नहीं दौड़ रहे होंगे. अगर आपके पास पूरा वक्त हो तो आप आराम से तसल्ली से बैठ के अपनी इनकम, अपनी एक्सपेंडिचर, अपनी सेविंग्स, क्या बचता है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सब सोच सकते हाँ. हो. तो टैक्स बचाने के लिए वैसे क्या मैक्सिमम अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जा सकता है? सो ब्रॉडली 3 सेक्शंस हैं जिसके अंदर आप टैक्स बचा सकते हैं. एक तो 80C लिमिट होती है, जिसमें 1.5 लाख की लिमिट है कि एक कोई भी टैक्स असेसी 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टू गेट दैट एग्जेम्पशन, व्हिच इज एन 80C. इसमें आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम, आपकी पीपीएफ, आपका इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं, कुछ टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं बैंक्स की. ये सब आपके उस 80C के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं और इसकी 1.5 लाख की लिमिट है. दूसरा एक सेक्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो ज़रूर करना चाहिए, विच इज़ ओवर एंड अबव ये 1.5 लाख की जो लिमिट है. मोस्टली लोग ये 1.5 लाख की लिमिट में खत्म कर देते हैं एंड काफ़ी सारा जो बेनिफिट है 80D का वो नहीं लेते हैं. एक सेक्शन 80D है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस
और हेल्थ इंश्योरेंस अब तो मतलब सबके बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिकॉज पोस्ट कोविड हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी के पास नहीं था तो वो भी आज लोगों ने लिया है या जागरूक हुए हैं उसके लिए कि मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक 80D सेक्शन के अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। उसमें लेवल्स हैं। आपका मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो आप ले सकते हैं वो 25,000 रुपए है, जहां आप हेल्थ जी, इंश्योरेंस प्रीमियम अपना, जी। अपने स्पाउस का और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अप टू 25,000 वो एग्जेम्प्ट है टैक्स के लिए। बट अगर आप हुँ, अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स को इंक्लूड करते हैं तो वो एग्जेम्पशन बढ़ जाती है। 60 साल की गॉट इट। उम्र से कम होंगे अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स तो अनदर 25,000, अगर 60 साल से ऊपर हैं तो 50,000। तो बेसिकली कुल मिला के गॉट अगर आप अपने स्पाउस, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन और अपने पेरेंट्स अबव 60 इयर्स ऑफ एज की अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे तो एज मच एज 75,000 इन अ ईयर सेक्शन 80D के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। प्लस थर्ड थिंग रियली ओवर एंड अबव दिस इज जिनके पास भी होम लोन है तो उसकी एक अलग लिमिट है, सेक्शन 24 उसको कहते हैं। तो अंडर सेक्शन 24 अगर आपके पास होम लोन है तो आप होम लोन का 2 lakhs का इंटरेस्ट ऑन होम लोन इज समथिंग जो लिमिट विच इज एग्जेम्प्ट, आप टैक्सेशन टैक्स की एग्जेम्पशन ले सकते हैं, उसकी उतने इनकम की आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो एक्चुअली रीजनेबल अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अवेलेबल है और ऑप्शंस बहुत सारे हैं, विच इज वाई सोचना, जैसे मैं पहले कह रही थी कि सोचना पहले जी। टाइम से शुरू कर देना चाहिए। यू नो व्हाट आई एम हियरिंग व्हाइल आई एम हियरिंग यू स्पीक कि इन सब होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, बट कोई टैक्स बचाने के लिए तो होम लोन लेगा नहीं। और लाइक यू सेड, पैंडेमिक के बाद वी हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इटसेल्फ, नॉट जस्ट एज अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप खुद को टाइम देंगे अप्रैल में, जून में सोचने के लिए, आप अपनी जिंदगी के बारे में होलिस्टिकली प्लान कर सकते हैं। आपको किस किस्म का घर लेना है वो सोचना ज्यादा जरूरी है, कितना टैक्स बचाना है इज अ इज इंसिडेंटल। सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ दैट, इट्स इंसिडेंटल। या हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त बहुत लोग लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस जस्ट कीपिंग इन माइंड टैक्स सेविंग, एंड लेटर ऑन दे रियलाइज दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि वो इंश्योरेंस हॉस्पिटल में रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, कैशलेस नहीं है। तो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह तो ले लिया, पर जब जरूरत पड़ी तब वो काम नहीं आया। यही एक्चुअली डिफरेंस होता है, जैसे मार्च में जब हम दौड़ दौड़ के लेते हैं इंश्योरेंस जी, प्रीमियम, जी, जी, इंश्योरेंस मल्टीपल इंश्योरेंसेस ले लेते हैं। मतलब एक हेल्थ जी, इंश्योरेंस के अपार्ट जो 80C में आपका का ये होता है, मल्टीपल इंश्योरेंसेस जी। लेते हैं हर साल। मतलब मुझे इतना टैक्स बचाना है तो उसके लिए इतना प्रीमियम, मुझे इतना टैक्स बचाना है, इतना लिमिट है, तो उतने प्रीमियम वाला मुझे कोई पॉलिसी दे दो। कुछ भी दे दो। हाँ, हाँ। कि बोलते वो उतनी प्रीमियम पेमेंट मेरी चली जाए और मेरा टैक्स बच जाए। तो आप हर साल का हम्म। खाली उतना प्रीमियम प्रीमियम जो आपको देना है टैक्स बचाने के लिए, उसके ऊपर आप अपना डिसीजन बेस कर लेते हैं, ना कि मुझे इंश्योरेंस कितनी चाहिए जो बेसिकली रिस्क कवर है, किस जरूरत के लिए चाहिए, क्यों चाहिए चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए और मेरा कितना रिस्क कवर है। मतलब आप इंश्योरेंस को, जो इंश्योरेंस बेसिकली रिस्क कवर करने के लिए होता है, आप उसको उस तरीके से सोचते नहीं हो और आप उस समय सिर्फ ये सोच रहे होते हो कि मुझे इतना एग्जेम्पशन चाहिए तो उस हिसाब से मुझे कोई पॉलिसी दे दो। तो राइट। यू हैव सेवरल पॉलिसीज जो आपके शायद काम कभी ना आए इतनी, और बट आपने इकट्ठी कर ली हैं क्योंकि आपने सेफ टैक्स किया उस साल में। हम्म। और इंश्योरेंस कंपनीज भी इस गलत एटीट्यूड को हवा देती है, क्योंकि मार्च आते ही सारे इंश्योरेंस कंपनीज आपको बहुत सारे पॉलिसीज बेचना शुरू कर देते हैं। तो कैसे डिसाइड करें कि क्या है बेस्ट ऑप्शन? टेलीकॉलिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, आई हम्म। कैन इमेजिन, बट आई थिंक
अब इसमें आई डोंट नो इंश्योरेंस कंपनी की गलती है या इंडिविजुअल की गलती है। अब दुनिया को तो हम सुधार नहीं सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अपना काम कर रही है, वो इंश्योरेंस एजेंट्स अपना काम हुँ, कर रहे हैं, वो बता रहे हुँ, हैं। एंड इन अ वे जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपका काम है। तो वो तो आपको खाली इंश्योरेंस कंपनीज़ बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स आपको बता रहे हैं कि आपको ये इतना टैक्स अगर आपने सेव करना है तो आप ये पॉलिसी ले लीजिए। बट वो लेना चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसकी प्लानिंग और इसका डिसीजन तो एक्चुअली आपके ऊपर है। ये जैसे कहते हैं ना, बायर बिवेयर। तो हर चीज में बेसिकली बायर बिवेयर होता है। तो मतलब वो अपना काम कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज, और हाँ, बहुत अच्छा काम करती हैं वो। मार्च के महीने में स्पेशली ज्यादा एक्टिवली काम करती हैं। लेकिन बायर बिवेयर तो आप देखिए कि आपको वो सूट करता है कि नहीं, एंड देन टेक अ डिसीजन। तो रितु, व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग एन इंश्योरेंस ऑप्शन, व्हाट आर द थिंग्स हमें दिमाग में रखना चाहिए डिसीजन लेने के लिए कि क्या ये पॉलिसी मेरे लिए सही है? क्या उसका टर्म देखें, उसका प्रीमियम और उसका फाइनल पेबैक देखें, या कोई और फैक्टर्स भी हैं? इंश्योरेंस एक्चुअली एक रिस्क है, आपका फाइनेंशियल रिस्क कवर करती है। तो जितनी आपकी लायबिलिटी है, जो भी फाइनेंशियल की आपकी जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर आप नहीं रहे, तो वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी। ये आपका होना चाहिए नज़रिया सोचने का, कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। और इंश्योरेंस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की तरीके के लिए नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इंश्योरेंस रिस्क कवर के लिए लेना चाहिए। गॉट अ, इट, गॉट इट। इन्वेस्टमेंट के और तरीके हैं, और इसीलिए इंश्योरेंस जो सेक्शन 80C का बेनिफिट लेने के लिए भी, जबकि है प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड है सेक्शन 80C के लिए, और आपको एग्जेम्पशन टैक्स की मिल जाएगी। लेकिन आपके टैक्स प्लानिंग के लिए आप बेटर ऑप्शंस होंगे, जो इंश्योरेंस के अलावा भी और ऑप्शंस हैं, और वो शायद बेटर हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड उसको कोई उसके उसके मुकाबले का कोई नहीं है। लेकिन जी, इन्वेस्टमेंट जी। पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑप्शंस हैं, जैसे और कि बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं। ये आपने अभी एपिसोड की शुरुआत में भी कहा है, you've already mentioned this, और आप जब मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू कर रहे थे, मैं भी आपको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत पूछती थी, क्योंकि इंडिया में अप्रोच ही वही रहा है हमेशा। बट कि टैक्स किस तरह बचाओ, या पोर्टफोलियो होना ही चाहिए टैक्स बचाने के लिए। बट आपने तब, यू हैड स्टार्टेड टू एजुकेट मी, एंड यू वर नेवर अ फैन ऑफ प्लानिंग योर पोर्टफोलियो टू सेव टैक्सेस, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले भी मेंशन कर रही थी। ऐसा क्यों? क्या टैक्स बचाना अच्छी बात नहीं? नहीं, नहीं, टैक्स बचाना बहुत अच्छी बात है। हम वैसे भी काफ़ी सारा टैक्स दे देते हैं। अगर आप देखिए, एग्जैक्टली। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स सब बच मिला के, मतलब आप जो चीज़ खरीद रहे हो, जिस चीज़ में भी आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल, हम उसमें बिल्कुल। टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स बताना बिल्कुल बहुत हम्म, अच्छे इम्पोर्टेंट बात है, और बिल्कुल करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रही थी, हम्म, जब मैं बता रही थी ये लिमिट्स जो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर अवेलेबल है, मेरे हिसाब से ये सारे सेक्शंस के अंडर जो लिमिट्स अवेलेबल हैं, वो हर टैक्स असेसी को यूटिलाइज़ करनी चाहिए जितना वो कर सकते हैं। तो टैक्स बचाना बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन टैक्स प्लानिंग एक फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए। लार्जर गॉट इट। मुद्दा, जैसे पूरा बड़ा कैनवस आपका फाइनेंशियल प्लान है, कि जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी रिटायरमेंट के लिए या जिस भी चीज़ों के लिए, वो एक तरीके से कैनवस आपका फाइनेंशियल प्लान है। टैक्स प्लान उसमें से एक छोटी-सी ड्राइंग जो आपने पूरे कैनवस पे बनाई है, वो टैक्स प्लान जी, जी, होना चाहिए। जी। सिर्फ उसको फोकस रखेंगे तो आप वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाएँगे, वेल्थ बिल्ड राइट? नहीं कर और पाएँगे, सेविंग प्लानिंग नहीं कर पाएँगे। और शायद आप बहुत पीस-मील से ना, बिकॉज़ आप हर साल टैक्स बचाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उस हुँ। टैक्स बचाने का एजेंडा के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट्स हम लेते हैं, या 2 टैक्स के लिए जो बचाने के बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, उसकी मैं बात करती हूँ। एक तो पीपीएफ।
पीपीएफ बहुत पॉपुलरली यूज होता है, सब यूज करते हैं राइट, राइट, के राइट, लिए। राइट। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, बिना रिस्क के स्टेबल रिटर्न देने वाला है। और सो अगर आप फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से करें ना, तो पीपीएफ की जो आपकी इन्वेस्टमेंट, ना कि मार्च के महीने में आप आके रेस में भाग लें और वो पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट करें, आप अप्रैल में कर लें। उस हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आज की तारीख में, इंटरेस्ट वेरी कर रहा है अब, बट आपको इंटरेस्ट पूरे साल का मिलता है। आपने ये इन्वेस्टमेंट तो करनी ही करनी है। जी, तो अगर आप जी, उसको जी, फाइनेंशियल जी। प्लानिंग के हिसाब से करोगे, तो आप मार्च के महीने में नहीं आपको करोगे, बेनिफिट आप आपको पहले कर बेनिफिट लो, भी क्योंकि करें। आपको पूरे साल आपको उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला। हुँ, और अगेन इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपको टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज आप रिया हमारी ही आपकी उम्र के कोई हो, तो पीपीएफ अकाउंट खुलवाना शायद इतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि 15 साल का प्रोडक्ट है। तो जी, देन जी। तो अगर तभी उसीलिए तो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बुरा है? नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है। क्या वो मेरे पर फाइनेंशियल आपके प्लान लिए के लिए बेस्ट है? शायद नहीं। नहीं। तो एट अ सर्टेन हुँ, एज अगर आप 15 साल के प्रोडक्ट क्यों शुरू करें? आप हुँ, जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें जो 3 साल का उसमें लॉक इन होता है, तो आपको वो करना चाहिए। बट यही अगर आप कोई किसी 65-70 ईयर ओल्ड वाले पर्सन से आप बात करें, तो वो ये सोचेंगे कि मैं वो इक्विटी का रिस्क क्यों लूँ? 3 साल का लॉक इन है, ठीक है मेरे पास है। वो ये कहेंगे चलो मैं हुँ। इक्विटी का रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पता नहीं 3 साल बाद मेरे कितनी रिटर्न आए, कितनी नहीं रिटर्न आए। मुझे टैक्स बचाना है, तो शायद उनके लिए वो जो 5 साल की फिक्स्ड डिपॉज़िट है बैंक की टैक्स सेविंग, शायद उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर हो। एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल गाइडेंस हमारे देश में इतना कम है, या तो बहुत हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को मिलता है क्योंकि कोई रिलेशनशिप मैनेजर दे दिया जाता है, विच इज अ मिसनोमर फॉर अ सेल्स गाय। वो रिलेशनशिप मैनेजर भी आपका कोई रिलेशनशिप तो मैनेज नहीं करता, आपको अपने बैंक के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बेचने की कोशिश करता है। बाकी जो जनता है, अनलेस दे आर एंटरप्रेन्योर्स, almost nobody has a CA. Nobody has any financial guidance. Nobody has them guiding them in terms of their investment or portfolio. जब मैं भी कहती हूँ आई टेक द एडवाइस ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानर, द मोस्ट कॉमन रिएक्शन आई गेट इज बड़े लोग बड़ी बातें। ऐसे बट मेरी फाइनेंशियल प्लानर ने कभी नहीं कहा है कि जब तक तुम्हारे पास करोड़ों रुपए नहीं होंगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। इट इज जस्ट एन अजम्पशन कि फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर रखने के लिए भी आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। नाउ आई रिमेंबर माई डेज एज एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी। ये सब बातें मुझे समझने की जरूरत पड़ी है इन माई लैटर हाफ ऑफ माई करियर। एक सीए आता है भटकता हुआ मार्च के महीने में ऑफिस में, सब उसको उसको 2,500 रुपए दे देते हैं। वो कुछ तो भरता है, आपसे साइन कराता है और चला जाता है, और थोड़े दिनों बाद आपको कोई रिसीट थमा देता है, और सारे एम्प्लॉइज उसको कुछ 2,500 रुपए दे देते हैं। दिस इज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ आवर फाइनेंशियल लिटरेसी। तो वो क्या चिड़िया है वो जो आता है और सबसे मतलब 25 लोगों से 2,500 रुपए लेके कुछ भर के साइन करा के चला जाता है और हम कहते हैं हो गया इस साल का काम। व्हाट इज दैट? व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? वो शायद आपके इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, जो आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, वो शायद वो काम कर रहे हैं अपना। एंड इन द प्रोसेस इनकम टैक्स जो फाइल कर रहे हैं, इन द प्रोसेस आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आप टैक्स बचाने, आपका मैडम इतना टैक्स बन रहा है, उसको बचाने के लिए आप ये कर सकती हैं या यहाँ। बट वो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से आप ये सोच के करें फाइनेंशियल प्लानिंग कि मेरी क्या ज़रूरतें हैं आज की, आगे की, 6 महीने की, 6 साल की और 30 साल की। उस हिसाब से प्लानिंग करके शायद वो एडवाइस नहीं करते हैं, बट वो एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं आपका आपकी फाइलिंग, जो आप अपने खुद ऑनलाइन सरल फॉर्म भर सकती हैं। भर सकते हैं, वो वो कर आप रहा है वो ढाई वो हजार रुपए हाँ, लेके। वो ना करके वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी भी ज़रूरत है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि मैं किस कॉलम में नहीं क्या आता भरूँ, है। तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज़ वन। बट जो आप कह रही थी कि मतलब फाइनेंशियल प्लानर और एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। आई
मैं इस ट्रेड में इतने सालों से हूँ, बट आई विल स्टिल अग्री विद यू, डेफिनेटली एग्री विद यू कि एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है। एजुकेशन। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक लाइफ स्किल की तरह से प्रॉबली बच्चों को थोड़ी देर बहुत स्कूल्स में भी, स्कूल कॉलेज में एक एक लेक्चर्स या गेस्ट लेक्चर या सीरीज ऑफ लेक्चर्स के हिसाब से किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज ये एक लाइफ स्किल है। हैविंग सेड बहुत दैट, अच्छा आइडिया है ये, बहुत ही अच्छा आइडिया है कि बच्चों को एटलीस्ट हाई स्कूल में 9th ऑनवर्ड ये समझाना शुरू करें कि जो कमाते हो वो कहाँ जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, और उसकी समझ आए। वैल्यू फॉर मनी समझ आए रिया। आजकल हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों को समझ नहीं आता है कि मतलब उनके लिए कितना आसान है। और आजकल विद द शॉपिंग, जो बिल्कुल आप एक उंगली पे आप शॉपिंग कर रहे हैं सब मतलब बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी कम होती जा रही है। हो सकता है कि वैसे हमारे इस जरिए से, हमारे इस पॉडकास्ट से, आई होप हम कुछ लोगों की जिंदगी में ऐड कर पा रहे हैं और कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन हम भेज पा रहे हैं इन द वर्ल्ड। मैं जाने से पहले आपसे 2-3 बिल्कुल टैक्स रिलेटेड सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि है तो आफ्टर ऑल ये एपिसोड इस मार्च के महीने के टैक्स प्रेशर के बारे में। दो इट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें और एक ओवरव्यू की बात करें। बट फॉर दोज़ जो दुम सीधी नहीं होगी, जिनको वो टैक्स का ही सँभालना है, अगर किसी के पास अपना सीए ना हो, आज के दिन क्या वो अपने टैक्सेस खुद फाइल कर सकते हैं अगर दे आर नॉट नेचुरली गुड एट नंबर्स एटसेट्रा? ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड या कितना सरल है? इज इट एक्चुअली सरल दिस ऑनलाइन प्रोसेस? बिल्कुल। मतलब उसका नाम डेफिनेटली मिसनोमर नहीं है। मतलब इनकम नहीं है। टैक्स का जो सरल फॉर्म है वो बिल्कुल सरल है भरना। एंड अगर आप स्पेशली अगर आप एम्प्लॉयड हैं, बिकॉज आपकी हम्म, कंपनी आपको एक टैक्स टीडीएस सर्टिफिकेट देती है, आपकी कंपनी आपको इन एनी केस उस हेड्स में आपकी कितनी इनकम है, अनलेस आपकी इनकम के बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनकम है, वो बहुत सरल है एक्चुअली। आराम से किया जा सकता है किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, या एक दो हेड्स जिनको रेंटल इनकम मिले, वो जी, बहुत ही क्लियरली उस सरल फॉर्म में अलग अलग हेड्स हैं। आपको जिस हिसाब से जी, इनकम मिलती है बहुत बहुत इजी है भरना, बिल्कुल सरल है। जी, जी। और वैसे किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए व्हाइल फाइलिंग योर ओन टैक्सेस जस्ट फॉर for people like me who are from, let's say, the creative side of things, who don't come naturally to this, अगर मैं कहूँ कि यार रितु मुझे 3 बातें बता दो जिसका ध्यान मुझे पक्का रखना चाहिए टैक्स भरते वक़्त। अ, सारी जितनी आपकी इनकम है, सारे सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास हुँ, उसकी डिटेल हुँ, होनी चाहिए। आपका हुँ, बैंक स्टेटमेंट आपके पास पूरे साल का हैंडी होना चाहिए, बिकॉज़ उसमें आपको हुँ, पता चलेंगी कुछ रिसीट्स जो हम शायद साल के हुँ, एंड तक भूल जाते हैं, बट ये कोई इनकम आया था, ये कोई पटा पुरानी, हुँ, बहुत पुरानी हुँ, मेरी इन्वेस्टमेंट है, हुँ, कोई मैच्योर हो गई एक्सेट्रा। हुँ, तो हुँ, वो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, वो हैंडी होना चाहिए। आपकी सारी मंथली इनकम स्टेटमेंट्स हैंडी होनी चाहिए। और बाकी डेफिनिटली जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं, उसके प्रूफ। गॉट इट, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, और फाइलिंग ऑफ टैक्स इज़ एन ईज़ी जॉब आफ्टर दैट। ग्रेट। वैसे अगर कोई इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर है, तो आज के दिन क्या उसको इमीडिएटली जीएसटीएन के लिए अप्लाई करना चाहिए? अगर हाँ, तो इनकम के किस पॉइंट या प्रोजेक्शन पर करना चाहिए? 20 lakhs इज़ व्हाट द लिमिट इज़, कि मतलब 20 लाख से ऊपर है, तब आपको अप्लाई करना चाहिए। पर एनम। हुँ। तो अगर आपका उससे कम में प्रोजेक्शन भी उससे ज़्यादा है, तो आप प्रीएम्प्टिवली अप्लाई कर लो तो कर, बेटर है। हाँ, जी, तब बेटर है अगर आपका उससे ज़्यादा है, या अगर होगा उससे ज़्यादा आपको लगता है, तो आप अप्लाई कर लें। राइट, राइट, राइट। तो मतलब डरने की कोई बात नहीं है। मोर और लेस आजकल सब कुछ ऑनलाइन है और सिंपल है। बिल्कुल। और फाइनेंस जितना फाइनेंस और नंबर्स या ये सब जितने खौफनाक लगते हैं, वो हुँ। हमारे हमारे हेड में खौफनाक लगते हैं, वो इतने होते नहीं हैं। एक बार आप करने बैठो, ये मैं हमेशा कहती हूँ,
कोई भी चीज़ पहली बार करो, तो वो खौफ़नाक लगती है। एग्ज़ैक्टली। जब आप उसको 1 बार 2 बार कर लें, तो उसके बाद उसमें कोई ऐसा नहीं रहता है जो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। में थोड़ा-सा कॉमन सेंस, थोड़ा-सा ठीक से सोचो और आप कर सकते हैं कोई भी चीज़। अब पहली बार शायद मैंने ये रिकॉर्डिंग भी कोई की होगी, तो मैं मुझे बिल्कुल उसी के बारे में सोच रही थी। इट्स नॉट माय जॉब रिमेंबर। तो जब मैंने पहली रिकॉर्डिंग की थी, तो तब मुझे लगता है भी बहुत दुख-दुख हुआ होगा, मुझे अब याद नहीं, बहुत दुख-दुख हुआ होगा और मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की होगी, बहुत सोचा होगा कि कैसे, और उसके बाद शायद घंटों उससे पहले और घंटों उसके बाद मैंने मल किया होगा। बट अब आपके साथ ये करते हुए ऑलमोस्ट हर हफ्ते आदत सी बन गई है और इतनी दुख-दुख नहीं होती है। So, इसी तरह से मतलब आप फाइनेंशियल प्लानिंग आप शुरुआत तक करिए। मेरी खाली ये गुज़ारिश है एक्चुअली सारे लिसनर्स से, आप शुरुआत करिए। कोई भी चीज़ बहुत डिफिकल्ट नहीं है और नंबर से डरिए मत, दे कैन बी योर फ्रेंड्स। जी, फैंटास्टिक। थैंक्स सो मच रितु फॉर दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड इन द मंथ ऑफ मार्च पॉडकास्ट। और अगले हफ्ते से हम फिर शुरू हो जाएंगे हमारे लिसनर्स के साथ। बड़ी सारी क्वेरीज आई हैं एंड एज वी ऑलवेज से, it's important that we value our mind, body and money. Absolutely. Thank you, Ria. That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design, Indranil Bhattacharjee.